आज हम बात करेंगे उपपद कुंडली की। उपपद कुंडली, इसका जो महत्व है, ये इसका महत्व दो तरह से। पहला कि विवाह के संबंध में हम लग्न कुंडली देखते हैं, चंद्र कुंडली और नवांश कुंडली देखते हैं। तो उसमें वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी है, अच्छी है अथवा बुरी है, तो हम इसमें जो कुछ भी देखते हैं लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवांश कुंडली में, उसी को हम पद उपपद कुंडली में कंफर्म करते हैं। तो एक तो कंफर्मेशन के लिए और दूसरा तब के लिए है जब किसी का एक पहला विवाह ना चल पा रहा हो और वो ये सोच रहा हो कि हम संबंध विच्छेद कर लें, तलाक ले लें और फिर दूसरा विवाह कर लेंगे। तो दूसरा विवाह अच्छा चलेगा या पहले जैसा ही होगा, यह देखने के लिए हम उपपद कुंडली को देखते हैं। तो उपपद कुंडली है क्या, कैसे बनाई जाती है? जितने भी तरह की कुंडलियां हैं सभी लग्न कुंडली से ही बनाई जाती हैं। अब लग्न कुंडली से इसे कैसे बनाना है? तो लग्न कुंडली का जो द्वादश भाव है, द्वादश भाव में स्थित राशि को हम देखते हैं और उसके स्वामी को देखते हैं। तो यदि अब इस कुंडली में कन्या राशि है द्वादश भाव में और कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, तो हम ये देखेंगे कि इसका स्वामी कहाँ पर स्थित है, अपनी इस राशि से, अपने इस भाव से कितने घर आगे स्थित है। तो हम देखते हैं कि बुध यहां दशम भाव में है। तो यहां से कौन सा भाव हुआ, ये हमें ये गिनना है। तो यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वें भाव में। द्वादश भाव का स्वामी अपने द्वादश भाव से 11वें भाव में स्थित है। तो ये पहले नोट कर लीजिए कि अपने भाव से 11वें भाव में स्थित। अब इससे यानी बुध से, स्वामी से, जो द्वादश भाव का स्वामी है, उससे फिर आपको 11 भाव फिर आपको गिनना है। तो चलिए यहां से हम दोबारा 11 भाव गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11वां भाव हुआ। तो ये जो 11वां भाव हुआ, यही उपपद का भाव है। यानी लग्न कुंडली से ये 8वां हुआ। यानी कहने का अर्थ ये है कि द्वादश भाव के स्वामी को देखना है कि द्वादश भाव का स्वामी अपने द्वादश भाव से किस भाव में गया है, कितने भाव में गिनना है आपको। अपने भाव से दूसरे भाव में है, अपने भाव से 5वें भाव में है, या कहां पर है। हमने देखा कि ये अपने भाव से 11वें भाव में आकर बैठा है। तो जितने दूर जाकर बैठा है ये, उससे, उस स्वामी से
उतनी ही दूर उपपद होगा। तो ये 11वें में बैठा है, तो यहां से 11 भाव दूर उपपद होगा। तो यहां से 11वां भाव ये हुआ, तो ये उपपद का भाव है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहां लग्न में रख देंगे। कौन सी राशि है, वृषभ राशि है, ये हमने रख दिया। अब इसके आगे हम दूसरी राशियां लिख देते हैं। ये बन गई उपपद कुंडली। अब ग्रह जहां पर जिस राशि में जो ग्रह स्थित है उसी राशि में उन ग्रहों को बिठाना है। तो अब हम यहां से लेते हैं, यहां तो कोई नहीं है, गुरु या वृषभ राशि यहीं से ले लेते हैं। तो वृषभ में यहां पर शनि बैठा हुआ है, तो हम यहां पर शनि लिख देंगे। ठीक है। अब तृतीय में शुक्र स्थित है, मिथुन राशि में शुक्र स्थित है, तो हमने मिथुन राशि में शुक्र लिख दिया। अब कर्क राशि में बुध चंद्र सूर्य केतु बैठे हैं, तो लीजिए यहां हमने बुध लिखा और ये चंद्रमा सूर्य और केतु, ये 4 ग्रह कर्क राशि में यहां बैठे हुए हैं। अब सिंह राशि, उसके आगे सिंह राशि में मंगल स्थित है और मंगल अस्त भी है, तो जैसा भी है वैसा ही हमें लिखना है। इसके बाद फिर ये 3 भाव खाली है। गुरु धनु राशि में वक्री होकर बैठा है, तो गुरु को हम धनु राशि में बिठा देंगे। इसके बाद मकर राशि में राहु स्थित है, तो मकर राशि में हम राहु लिख देंगे। बस खत्म। अब इसके आगे सब खाली, सारे ग्रह आ गए हैं यहाँ पर। तो अब ये बन गई उपपद कुंडली। उपपद कुंडली से वैवाहिक जीवन और कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन के बारे में ही विचार किया जाता है प्रमुख तौर पर। इसका जो महत्व है वो वैवाहिक जीवन के मामले में ज्यादा है। तो वैवाहिक जीवन कैसा होगा हम इस बारे में देखते हैं। तो हमने पहले तो लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवांश कुंडली को देख लीजिए कि क्या स्थिति है। इसके बाद फिर यहां से कंफर्म कीजिए। अब यहां उपपद कुंडली में जो द्वितीय भाव है, सॉरी पहले लग्न हुआ, लग्न और द्वितीय भाव, ये 2 भाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं 2 भावों पर आपको कंसंट्रेट होना है। आप 7वां भाव भी देख सकते हैं, लेकिन हम उपपद कुंडली में प्रमुख रूप से लग्न और द्वितीय भाव को देखते हैं। यदि लग्न और द्वितीय भाव में शुभ ग्रह स्थित हो, शुभ ग्रहों की का प्रभाव हो दृष्टि वगैरह से, तो हम ये कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा। कोई शुभ ग्रह उच्च राशि में स्थित हो तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। लेकिन अगर लग्न और द्वितीय भाव में शुभ और अशुभ दोनों ग्रह हो तब तो हम ऐसा कहेंगे कि बहुत बुरा भी नहीं होगा, बहुत अच्छा भी नहीं होगा, मिश्रित फल होगा, हम ऐसा कहेंगे।
और यदि बुरे ग्रह स्थित हैं तो फिर बुरा बुरा फल कहेंगे। और बुरे ग्रहों में कौन है? अशुभ ग्रह। मैं यहाँ अशुभ ग्रहों की बात कर रहा हूं। अशुभ ग्रहों में मंगल, शनि, राहु और केतु, ये 4 ग्रह अशुभ ग्रह कहे गए हैं। सूर्य को अशुभ ग्रह नहीं माना जाता है, केवल क्रूर ग्रह माना जाता है। लेकिन उपपद कुंडली के मामले में, हालांकि लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली में यदि लग्न में स्थित है, द्वितीय भाव में, चतुर्थ या सप्तम भाव में या कहीं भी, तो सूर्य को अलगाववादी ग्रह माना जाता है, क्रूर ग्रह माना जाता है। लेकिन उपपद कुंडली में सूर्य को बुरा नहीं माना जाता है, तो इसलिए हमने यहां पर सूर्य नहीं लिखा है, सूर्य को हम हटा देते हैं। सूर्य केवल तभी बुरा होगा जब वो शत्रु राशि में स्थित हो और पीड़ित हो जाए, या नीच राशि में स्थित हो, तभी हम उसे बुरा कहेंगे, अन्यथा हम बुरा नहीं कहेंगे। तो ये 4 ग्रह, इनमें से यदि कोई ग्रह यहां बैठे तो हम ऐसा कहेंगे कि वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं। तो अब यहां पर देखिए, लग्न में शनि बैठा है। शनि एक अशुभ ग्रह है और लग्न में बैठा है, तो ये अच्छा नहीं है वैवाहिक जीवन के लिए। द्वितीय भाव को देखते हैं, शुक्र एक शुभ ग्रह है। शुभ ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ शुभ ग्रह गुरु को माना जाता है, सेकंड नंबर में शुक्र को, और फिर इसके बाद में पक्ष बली चंद्रमा और बुध को क्रूर ग्रह के साथ नहीं होना चाहिए, तो उस स्थिति में बुध भी शुभ होता है। तो यहां पर शुक्र स्थित है, एक नैसर्गिक, यहां पर मैं केवल नैसर्गिक शुभ ग्रह की बात कर रहा हूं। तो यहां पर नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और वैसे भी इस कुंडली में लग्नेश भी है, तो द्वितीय भाव अच्छा है, लेकिन लग्न अच्छा नहीं है। तो यहां पर यह दर्शाता है कि इनका जो वैवाहिक जीवन है बहुत अच्छा नहीं होगा, हालांकि बहुत बुरा भी नहीं होगा। ये एक बात हुई। अब दूसरी बात जो मैंने कही थी कि ये द्वितीय विवाह के संदर्भ में इसको प्रमुख रूप से देखा जाता है। ये एक महिला की कुंडली है, इनका विवाह 1991 में हुआ। 97 में ये पति से अलग रहने लगी, 97 में, यानी इनका दूरियां बढ़ गई, अलगाव हो गया, अभी संबंध विच्छेद नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ। तो 97 में ये अलग हो गई, और 2007 में इन्होंने सितंबर में डिवोर्स लिया। सितंबर में डिवोर्स लिया और अक्टूबर में दूसरा विवाह कर लिया। तो जब बात आती है दूसरे विवाह की, तब उपपद कुंडली का महत्व बहुत ज्यादा है। यहाँ पर हमें ये देखना होता है, हमने यहाँ पर देखा कि ये पीड़ित है लग्न, हालांकि द्वितीय भाव शुभ ग्रह बैठा है और दूसरे शुभ ग्रह की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि भी है। तो हमने यहाँ लग्न कुंडली में देखते हैं, तो लग्न कुंडली में जो चंद्र लग्न है ये बहुत बुरी तरह पीड़ित है। चंद्र से सप्तम भाव भी राहु, सूर्य, केतु, इन सभी के द्वारा पीड़ित है। और इनकी अगर नवांश कुंडली में आप जाएं तो नवांश कुंडली में बहुत बुरी स्थिति है। सप्तमेश द्वादशेश का
राशि परिवर्तन है और सप्तमेश द्वादश में जाकर राहु केतु से पीड़ित हो गया है। नवांश कुंडली में पूरी तरह बताता है। और शुक्र जो विवाह का कारक है वो नवांश कुंडली में भी पीड़ित है और यहां तो बहुत बुरी तरह पीड़ित है, क्योंकि ये शुक्र पाप कर्तरी में है। एक तरफ अशुभ ग्रह शनि स्थित है और दूसरी तरफ ये 4 अशुभ ग्रह स्थित हैं। यहां पर चंद्रमा इसलिए अशुभ है क्योंकि अस्त है, अमावस्या के आसपास का जन्म है, ये चंद्रमा क्रूर चंद्रमा है। बुध इसलिए अशुभ है क्योंकि क्रूर ग्रहों अशुभ ग्रहों के साथ स्थित है। तो ये चारों ग्रह यहां पर अशुभ हैं और इधर भी अशुभ ग्रह, तो शुक्र यहां पाप कर्तरी में आ गया जो विवाह का कारक है। और नवांश कुंडली में भी शुक्र पीड़ित है और सप्तमेश और द्वादशेश का राशि परिवर्तन है। द्वादश और सप्तमेश द्वादश भाव में पीड़ित है और सप्तम भाव भी पीड़ित है, तो इसलिए इनका डिवोर्स हुआ। अब दूसरा विवाह क्या इनका चल सकेगा? तो हम इसके लिए पहले तो हमने देखा कि द्वितीय भाव में शुभ ग्रह स्थित है और शुभ ग्रह की दृष्टि है, यहां से उम्मीद दिखती है। अब इसके बाद एक चीज और देखनी होती है और वो क्या है? वो है आत्मकारक ग्रह। आत्मकारक ग्रह किसे कहते हैं? ये जितने भी ग्रह हैं सूर्य से लेकर शनि तक 7 ग्रह, राहु केतु की बात यहाँ नहीं हो रही, लग्न की भी बात नहीं हो रही, केवल सूर्य से लेकर शनि तक ये जो 7 ग्रह हैं, इनमें देखिए सबसे ज्यादा अंश किस ग्रह के हैं? जिस ग्रह के अंश सबसे ज्यादा होंगे वो ग्रह आत्मकारक ग्रह कहलाएगा और ये महत्वपूर्ण ग्रह होता है आत्मकारक। इनकी कुंडली में शनि ही आत्मकारक ग्रह है, जो एक अशुभ ग्रह भी है क्योंकि ये 24 अंश का है और दूसरे सारे ग्रह इससे कम अंशों के हैं। तो आत्मकारक यही है, शनि है, और ये आत्मकारक ग्रह लग्न में बैठा है, तो ये अच्छा नहीं है। हालांकि ये किसी से पीड़ित नहीं है, किसी भी क्रूर एवं अशुभ ग्रह के द्वारा पीड़ित नहीं है। नियम क्या है कि यदि यहां पर या यहां लग्न अथवा द्वितीय भाव में अशुभ ग्रह स्थित हैं और आत्मकारक को ये ग्रह आत्मकारक को भी पीड़ित करते हैं, तो फिर इसका अर्थ यह है कि उन्हें द्वितीय विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वितीय विवाह भी बुरा गुजरेगा। यानी कि इसके बाद या तो आप डिवोर्स ना लें, जैसे भी हो निभाएं, और यदि डिवोर्स लेते हैं तो फिर आपको अब दूसरा तीसरा कोई भी विवाह नहीं करना चाहिए। यदि लग्न और द्वितीय भाव में क्रूर ग्रह स्थित हों और उनकी दृष्टि आत्मकारक ग्रह पर हो या आत्मकारक ग्रह उनके साथ यहीं पर जाकर बैठ जाए और पीड़ित हो जाए, तो यदि इनका संबंध आत्मकारक ग्रह से बन जाएगा और आत्मकारक ग्रह पीड़ित होगा, तो इसका अर्थ यह है कि ऐसे व्यक्ति को दूसरा तीसरा विवाह नहीं करना चाहिए। और यदि आत्मकारक ग्रह पीड़ित नहीं है तो फिर दूसरा विवाह आप कर सकते हैं, वो अच्छा गुजरेगा। यहां पर आत्मकारक ग्रह स्वयं शनि है और शनि किसी भी तरह से पीड़ित नहीं। इसके अलावा यदि इस कुंडली में आप देखेंगे उपपद कुंडली में
तो शनि राजयोग कारक ग्रह है और मित्र राशि में स्थित है। इस कुंडली में देखेंगे तब भी शनि राजयोग कारक ग्रह है, चतुर्थ पंचम भाव का स्वामी है और यहां भी वही मित्र राशि में स्थित है और यहां भी किसी भी ग्रह के द्वारा पीड़ित नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनका दूसरा विवाह चल जाएगा और चल भी रहा है। विवाह तो इनका दूसरा 2007 में हो चुका था, अक्टूबर में। आज कई वर्ष गुजर चुके हैं, 17-18 वर्ष, 19 वर्ष हो गए हैं इनके विवाह को और अच्छा चल रहा है विवाह इनका। तो जो उपपद कुंडली है, पहला इसलिए देखा जाता है अगर आपके लग्न कुंडली, नवांश कुंडली, चंद्र कुंडली में वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं दिखा रहा है तो उपपद कुंडली के लग्न और द्वितीय भाव को विशेष रूप से देखना है। यहाँ ये दोनों भाव यदि पीड़ित होंगे क्रूर ग्रहों के द्वारा, अशुभ ग्रहों के द्वारा, सूर्य को छोड़कर, तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है। अब अगर आत्म कारक का संबंध भी इन ग्रहों से बन जाए और आत्म कारक ग्रह भी पीड़ित हो जाए इनके द्वारा, तो फिर इसका अर्थ यह है कि जीवन भर आप यदि चला सकते हैं पहले विवाह को तो चलाइए, किसी भी तरह बहुत अच्छा जीवन नहीं गुजरेगा इस मामले में, या फिर तलाक दे दीजिए और दूसरा विवाह मत कीजिए, क्योंकि दूसरा विवाह करेंगे वह भी ऐसा ही जाएगा। आत्मकारक ग्रह का संबंध इन क्रूर ग्रहों से लग्न और द्वितीय भाव से होना ये बताता है कि पूरा जीवन, वैवाहिक जीवन पूरा खराब ही रहेगा। और यदि आत्मकारक ग्रह पीड़ित नहीं है इनसे तो फिर दूसरा विवाह सफल होगा। तो उपपद कुंडली के लिए हम एक तो ये देखते हैं और दूसरा इसको जैमिनी ज्योतिष की तरह भी देखा जाता है। अब उसमें क्या है, देखिए इसमें कुछ जो कंफ्यूजन है वो मैं आपको बता दूं। पहला कंफ्यूजन ये है कि अगर द्वादश भाव का स्वामी, ये जो द्वादश भाव है, अगर द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में ही बैठेगा, मान लेते हैं कि ये बुध यहां नहीं बैठा, यहां बैठा है, तो फिर हम गिनेंगे कहां? कहीं नहीं, वो पहले ही भाव में है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो कुछ ज्योतिषी कहते हैं ऐसा कि फिर आप यहां से दशम भाव को उपपद मान लीजिए। दशम भाव ये हुआ, द्वादश से दशम ये हुआ, तो इसको उपपद मान लीजिए। लेकिन ऐसा ठीक नहीं पाया गया है। अगर इसका स्वामी यहीं पर बैठा है तो उपपद लग्न यही होगा। दूसरा कंफ्यूजन, अगर इसका स्वामी सप्तम भाव में बैठ गया, यहां से सातवें भाव में आकर बैठ गया, तो फिर यहां से हम सात गिनेंगे, तो यहां से जब हम सात गिनेंगे तो यही भाव आएगा। तो ऐसी स्थिति में कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि ऐसी स्थिति में यहां से चौथे भाव को आप उपपद मान लीजिए। यह भी ठीक नहीं पाया गया है। तो इन बातों को आपको नहीं मानना है। अगर इसका स्वामी यहीं पर बैठा है या इसका स्वामी सप्तम में बैठा है तो आपको इसी को उपपद मानना है। दूसरी बात कि हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसमें आत्मकारक ग्रह गुरु है, ये इनमें से कोई भी ग्रह है,
4 ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं, तो इनमें से कोई भी ग्रह है तो शनि की दृष्टि इन पर पड़ेगी, तो आत्मकारक ग्रह भी पीड़ित हो गया और आत्मकारक ग्रह का संबंध यहां से जुड़ गया, क्योंकि शनि यहां बैठा, यहां से देख रहा है, तो संबंध जुड़ गया और आत्मकारक ग्रह भी पीड़ित हो गया। तो ऐसी स्थिति में द्वितीय विवाह की सलाह नहीं दी जा सकती है। तो ये तो पराशरी दृष्टि है, लेकिन जैमिनी में भी ऐसा है। जैमिनी की जो दृष्टियां हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं, लेकिन जैमिनी की जो दृष्टियां हैं वो ग्रहों की नहीं होती हैं, वो राशियों की दृष्टि होती है। अब राशियों की दृष्टि का नियम मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं, ज्यादा मैं विस्तार में जाऊंगा तो आप कंफ्यूज होंगे। जो चर राशियां हैं कौन सी हैं? 1, 4, 7, 10, ये चर राशियां कहलाती हैं। तो जो चर राशियां हैं, यहां कौन सी राशि? यहां तो स्थिर राशि है, चर राशि ये एक राशि, तो इसकी दृष्टि कहां कहां पड़ेगी? अपने आगे, आगे कौन सी? ये राशि इधर, तो आगे स्थिर राशि, चर राशि स्थिर राशि को देखेगी, चर राशि को नहीं देखेगी। राशियां 3 तरह की होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। स्थिर में 2, 5, 8, 11 और द्विस्वभाव में 3, 6, 9, 12 ये राशियां होती हैं। तो चर राशि अगर इसकी दृष्टि देखना है तो अपने आगे जो स्थिर राशियां हैं उनको देखेगी, लेकिन अपने नजदीक वाली को नहीं देखेगी। 4 में से केवल 3 को देखेगी, अपने नजदीक वाली राशि को नहीं देखेगी, तो इसको नहीं देखेगी, ये स्थिर राशि है। फिर इसको देखेगी, ये भी स्थिर राशि है, तो इसको देखेगी। 8 वृश्चिक राशि को भी देखेगी और इसके अलावा कुंभ राशि को भी देखेगी। अब जब इस राशि को देखेगी तो यहां पर जो ग्रह बैठा है उसको भी देखेगी। अब हम मान लेते हैं कि यहां पर शनि बैठा है, तो जब ये राशि यहां देखेगी तो फिर इसका यह भी मतलब है कि शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। जैमिनी दृष्टि में ये अंतर है। और स्थिर राशियां, जो स्थिर राशियां हैं वो आगे को नहीं देखती है, ये पीछे को देखती है। अब ये स्थिर राशि है तो ये पीछे की राशियों को देखेगी। किन राशियों को? चर राशियों को देखेगी। स्थिर राशि को नहीं देखेगी, द्विस्वभाव राशि को नहीं देखेगी। स्थिर राशि केवल चर राशि को देखेगी, चर राशि केवल स्थिर राशि को देखेगी। इन दोनों में उल्टा है। और जो द्विस्वभाव राशि है वो अपनी ही इन्हीं राशियों को देखेगी। ये तो अब स्थिर जो राशि है वो पीछे की ओर देखती है। चर राशि 1, 4, 7, 10 ये राशियां आगे की ओर देखती हैं और अपने नजदीक वाली राशि को छोड़कर, इसके नजदीक की स्थिर राशि ये है तो इसको ये छोड़ देगी, इसके अलावा इनको देखेगी। अब ये स्थिर राशि है, ये पीछे देखेगी तो पीछे की नजदीक वाली चर राशि को छोड़ देगी। तो चर राशि ये है तो इसको छोड़ देगी, इसको नहीं देखेगी। इसके बाद फिर जो चर राशि वो मकर राशि, इसको देखेगी, तुला राशि को देखेगी,
और कर्क राशि को देखेगी। ये पीछे से चल देखती है। और जो द्विस्वभाव राशियां हैं ये इन्हीं को देखती हैं। तो जैसे ये मिथुन राशि है तो ये कन्या को भी देखेगी, धनु को देखेगी और मीन राशि को देखेगी। ये जो कन्या है ये धनु को भी देखेगी, मीन को भी देखेगी और मिथुन को भी देखेगी। इसमें आगे पीछे का कोई सवाल नहीं। सव्य क्रम का कोई प्रश्न नहीं होता है। तो यहां जो ग्रह बैठा है क्या इसकी दृष्टि आत्मकारक पर है? हमने माना कि इनमें से किसी को भी आप आत्मकारक मान लीजिए। तो शनि की दृष्टि, पराशरी दृष्टि यहां पड़ रही है, वो पीड़ित कर रहा। फिर जैमिनी दृष्टि से देख लीजिए, ये इसको देखेगी क्या? हाँ देखेगी, क्योंकि ये स्थिर राशि है और ये चर राशि, तो चर राशि को देखेगी। इसके नजदीक की चर राशि इसको छोड़ देगी और पीछे से आती है, पीछे से देख, अब सव्य क्रम में देखती है तो इसको देखेगी, इसको देखेगी और इसको। तो ये भी जैमिनी से भी ये इसकी दृष्टि पड़ रही है आत्मकारक पर। तो ऐसी स्थिति में फिर द्वितीय विवाह की सलाह नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहां पर तो आत्मकारक स्वयं शनि है और उसे कोई भी ग्रह पीड़ित नहीं कर रहा। द्वितीय भाव में शुभ ग्रह बैठा है और उस पर शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि भी है। तो इसलिए इनका द्वितीय विवाह चल जाएगा और चल भी रहा है 19 वर्षों से। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चैप्टर बहुत लंबा है, आगे फिर अन्य वीडियो में भी देंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। 3 अक्टूबर से नया बैच प्रारंभ होगा, बेसिक एंड एडवांस ज्योतिष क्लास का। अभी जो चल रहा है ये 19 सितंबर को समाप्त हो जाएगा और 3 अक्टूबर से नया बैच प्रारंभ होगा। फीस 10,000 रुपए है। कोर्स 4 महीने का है। हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी और 2-2 घंटे की क्लास होगी। वीडियो रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो यदि आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं।